वेलकम बैक। मैं लवकेश साया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके मैथ पैडागोजी के जो क्वेश्चन हैं कि आपके मैथ पैडागोजी के किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा आपके जो मैथ पैडागोजी है, ये पैडागोजी के जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से एक है, ठीक है। और इसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जो अब तो वैसे कम ही क्वेश्चन आते हैं, आपके 10 क्वेश्चन या फिर 11 क्वेश्चन आपके बनते हैं मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेटिव। और जो आपके जो 12 के जो क्वेश्चन मतलब कितने होते हैं आपके 19 19 और 11 ठीक है 20 और हाँ ठीक है, आपके 19 जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे पैडागोजी के बनते हैं, शिक्षा शास्त्र मतलब जो आपका शिक्षा शास्त्र है उससे बनते हैं कि किस किस तरह के मतलब शिक्षा शास्त्र में जो आपकी विधियाएं मेथड है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आज इन्हीं दोनों को मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे कि आपके इसमें आपके जो इस वीडियो में आपके कैलकुलेटिव भी होंगे और आपके पैडागोजी के क्वेश्चन भी होंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है 36362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है, ठीक है। अब इनका अंतर बताना मतलब 5 का स्थानीय मान क्या है। जैसे हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5000वें स्थान पर मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो एक जीरो कम कर देते हैं हम, ये हो गया 5000, ठीक है। अब 5 का जो अंकित मान है वो क्या है, वो 5 है। इनके बीच में अंतर कितना होगा आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4995। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 बराबर है। तो अब आपको बता दें 10,000 तो आप सीधे लिख दोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। अब देखो आपका होता जो आता है वंस, टेंस, इस तरीके से है ना, 1000, 100, 1000 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 10 इकाई है तो 10 इकाई को आप कैसे लिखोगे, जो है एक एक के 10, तो कितना हुआ आपका ये 10 हो गए। 10 दहाई मतलब आपके 10 के 10 नोट कितने हो गए 100, तो 110 तो आपके यही हो गए। और 110 जो रुपए हैं आपको इनमें जोड़ना मतलब इनमें जोड़ना 110, तो आपका 10110 10110 कौन सा ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 और 26 शतांक को लिखा जा सकता है। देखो 26 तो टोटल है लेकिन शतांक में क्या होता है, डॉट होता है। तो यहाँ पर 26 के नीचे 100 हो जाएगा। जब ये जीरो कटेंगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। तो 26.00.26 तो 26.26 हो जाएगा। तो आप इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि शतांक क्या होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी और जो ऑप्शन है आपका इसमें 26 शतांक दिखा रहा है, तो जो बी ऑप्शन आपका वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा यहाँ पर लिखना ये थोड़ा लिखने में दिक्कत है, यहाँ पर इसमें होगा ये आपका 3 सही 1/3, ठीक है। मैं कितने 1/6 है तो आपको बताना है 3 3 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा। और बट्टे में जब आप 1/6 लिखोगे तो इसके गुणा ये यहाँ पर गुणा आ जाएगा और जो ये है ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाता है। तो 1 करके 2 और तो होगा 20। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आपको जो मैथ पैडागोजी में। यदि आपने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं मैथ पैडागोजी की, मतलब पैडागोजी की नहीं मैथ की किताबें यदि आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो भी आप जो है इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखो 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का एक सेंटीमीटर का 1 दशांश है, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। यदि मैं आपको स्केल पर समझाता हूँ छोटे छोटे इस तरीके से करके, तो ये आपका सही, आप बस ये याद रखें, ठीक है। इसे आप गूगल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा क्यों है ये। 1 किलोग्राम 12 मतलब 1 किलोग्राम 12 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में आपका इतना होता है, ठीक है, इतने ग्राम होते हैं। और इसमें 1010 तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये आपको जो है बी ऑप्शन भी ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन आपका 10 मीटर और आपका है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 10 मीटर 10 सेंटीमीटर हो कितना हुआ 1010 सेंटीमीटर। तो आपका ये भी ठीक होगा। और सेंटीमीटर से कितना नीचे होता है, उसके नीचे मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये तो जो है आपका लाखों पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ये भी ठीक है। लेकिन जो आपका ये लिखा हुआ है 23 बट्टे में यदि आप 100 लिखते हो और 2 जीरो हटाते हो तो यहाँ पॉइंट लगाने के लिए है ना, पॉइंट लगता है ना यहाँ पर, तो 2 पॉइंट, तो यहाँ 0.23 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 2.30, तो ये गलत हो गया। यदि यहाँ पर ये लिखा होता तब हम करते, एक जीरो से एक जीरो कट जाती और यहाँ पर 2.3 बनता, लेकिन यहाँ पर 30 बन रहा है। तो ये तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है और यही इसमें पूछा गया कि सही नहीं है कौन सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का सूत्र आदि का शिक्षण है। आदि का शिक्षण क्या है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करना। जो गणित पढ़ाने के जो हमारे जो उद्देश्य है ना, एक आप तो संकीर्ण उद्देश्य होते हैं, एक उच्च होते हैं, और भी आपके कई तरह के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो है आपके जो संकीर्ण उद्देश्य हैं वो ये है कि हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रोसेस करना सिखाना है, संक्रिया मतलब ऑपरेशन किस किस के बीच में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके बीच में जो है बच्चों को करना आना चाहिए। फिर 5th क्लास में के आसपास आपके पास फ्रैक्शन भी आ जाता है। फ्रैक्शन डिवाइड मतलब डिवाइड में ही तो फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई भी आएगा, इसमें प्लस भी आएगा, इसमें माइनस भी आएगा। तो इसमें आप सारी चीज़ें सीख लोगे जब आप जो है इसमें दक्षता प्राप्त कर लोगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों जो बेसिक चीज़ जो बेसिक है वो तो पता ही होना चाहिए। उच्च उद्देश्य प्राप्त करने का नहीं बोला हमने यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करना, ये भी नहीं होगा। और 4th है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करना। महत्वपूर्ण गणित उद्देश्य नहीं होते हैं, इसमें संकीर्ण उच्च होते हैं, और मतलब इसी तरह के आपके 2-3 तरह के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है? बहु अनुशासनात्मक समस्या। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममितीय रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो ये तो है, देखो पहले तो जब भारत का आप झंडा बनाओगे तो आपका इसका रेशियो पता हो जाए, 3:2 में होता है ना। फिर आपको ये पता नहीं चाहिए इसमें एक चक्कर होता है ना, अशोक चक्र। अशोक चक्र के अंदर मतलब अशोक यहाँ पर जो चक्र होता है, अशोक चक्र जो होता है उसमें जो है 24 तिल्लियाँ होती है ना। तो बच्चे को ये भी पता होना चाहिए। तो क्या है ये आपका बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। तो आपका पहला ऑप्शन ठीक होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें। यदि बच्चा से आप किसी बच्चे से बोलोगे तो उसका रेशियो चेंज कर देगा, ठीक है ना, छोटा बना देगा, इनकी जो डंडिया का जो गैप है वो कम ज़्यादा कर देगा, तिल्लियों की संख्या कम ज़्यादा कर देगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चा क्या सीख रहा है, जो समिति भी पता होगी, बच्चे को पता होनी चाहिए। तो और यहाँ पर संख्या भी पता होनी चाहिए कितनी होती हैं, उसमें जो है आपके झंडे में तिल्लियाँ जो कितनी होती हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन ये आपका सही बैठ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, दी गई आकृतियों की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख करना। तो नहीं भाई, आप मिरर में किसी चीज़ को देख रहे हो भाई, आपको डी नजर आएगा मिरर में, तो ठीक है, तो ये तो नहीं है। दी गई आकृति में कितनी सममितीय रेखाएं हैं, तो कोई आकृति देखे उसमें सममितीय रेखा बताएंगे तो वो भी बता देगा बच्चा। किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममितीय रेखा खींचिए, तो बच्चा खींच देगा सममितीय रेखा किसी आकृति में। जैसे कोई मूर्ति है, मान लीजिए ऐसे इस तरह से कोई मूर्ति बनी पड़ी है, खींच दो भाई एक रेखा, ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, सिंपल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, जो आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर जो है उनको वर्गीकृत करने के योग्य हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मैथ की क्लास की बात कर रहे हैं। वेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के डैश पर हैं, तो कौन से स्तर पे? वे हैं आपके मानसिक स्तर पे, ना ही आपका विश्लेषण होगा, ना ही आपका अनौपचारिक होगा, ना ही औपचारिक होगा। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। इसमें जो वैन हिले का जो वो है थ्योरी है, इन्होंने 5 जो है स्तर बताए हैं बच्चे के, कि वो ज्यामिति को या मैथ में जो शेप्स हैं उनको कैसे समझता है, कैसे सीखता है, कैसे इंटर रिलेट करता है एक दूसरे से। तो ये चीज़ें, जैसे एक बिस्किट है, एक रेक्टेंगल है, तो बच्चा इसको रिलेट करेगा बिस्किट और रेक्टेंगल से। ये जो है एक स्तर है, ठीक है ना, वैनिले का। इस तरीके से एक आपकी रोटी है और आपका एक गोला है, तो इन चीज़ों के बीच में बच्चा जो है रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि ये भाई रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये क्यूब है। अगर इनका वर्गीकरण कर पा रहा है तो कौन से स्तर पर है? वो मानसिक चित्रण स्तर पर है। बहुत छोटी सी थ्योरी है, आप गूगल पर पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियों अथवा संदर्भ डैश तरीके हैं जो दर्शाने के 5 हैं। मतलब संसार की स्थितियों अथवा, तो यहाँ पर है वास्तविक संसार की स्थितियों अथवा डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो ये जो लाइन है ना, आपकी जो लाइन है ये यहाँ पर आनी चाहिए थी, और जो तरीके हैं लिखा हुआ है ये यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। बस थोड़ा इंटरलेट हो गया, आगे पीछे लिख दिया है। तो क्या है आपका ज्यामिति चिंतन विचार है, ज्यामिति प्रमाण नहीं है। देखो प्रमाण की यहाँ पर कहीं बात की गई है, नहीं की गई कि बच्चे को प्रमाण मिला या कुछ बोला हो।
गणित की पाठ्यचर्या की बात भी नहीं की गई कहीं भी ना। यहाँ पर तो हमने तरीके बताए हैं कि बच्चा जो है वास्तविक स्थितियों से, जब बच्चा वास्तविक स्थितियों में होता है तो कैसे चीज़ों को जो है मैथ को सीख पाता है, उससे रिलेट कर पाता है। तो कोई बच्चा वास्तविक स्थिति में कोई चित्र देख रहा है तो उसको रिलेट कर पा रहा है। भाई देखो ये जो पहले जो इमारतें बनी होती थी वो भी तो एक मैथ का जो है यूज़ करके बनाते थे, कि मैथ के जो दीवारें पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, उनको एक ऊपर एक रख के इस तरीके से, तो बच्चा वहाँ पर सीख पाएगा। तो क्या है, रियल चीज़ें हैं, स्थिति मतलब स्थिर चित्र है, रुका हुआ चित्र है, चित्रों में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रतीक हैं आपके। तो ये सब चीज़ क्या है, बच्चे की गणित चिंतन की प्रक्रिया को अच्छा बनाने के लिए इनका यूज़ करता है। मतलब गणित चिंतन एवं विचार, गणित मैथमेटिकल थिंकिंग और उसकी जो थॉट्स है उन्हीं के हेल्प से बच्चा क्या करता है, वास्तविक स्थिति में अनेक चीज़ों को सीख पाता है। तो क्या है, ये आपका जो ए ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर, और सब आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दृश्य स्मृति बाधा से संबंधित संभावित संकेतक जो शिक्षार्थी के गणितीय प्रदर्शन में बाधा, शिक्षार्थी गलत लिखा हुआ है, शिक्षार्थी के गणितीय प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करता है, वह क्या है। तो देखो, एक बच्चा जो है दृश्य स्मृति बाधा से संबंधित है, मतलब एक बच्चा जो देखने में थोड़ी दिक्कत है, उसको पार्शियल ब्लाइंड हो सकता है, फुल ब्लाइंड भी हो सकता है। संभावित संकेत जो शिक्षार्थी के गणितीय प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं, गणितीय तथ्य को बनाए रखने में कठिनाई और समय बताने में कठिनाई। तो समय बताने में कठिनाई, तो बच्चे को समय बताने में कठिनाई होगी क्योंकि उसको सही से दिखाई नहीं देता या फिर उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। संख्या रेखा पर प्रयोग करने में कठिनाई हो सकता है, लेकिन जो पहला ऑप्शन आपको वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा ऑप्शन है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, गलत। उसे भाई देखो, वो क्रम में गणना कर पा रहा है, जैसे कि वो दिखाई नहीं दे रहा फिर भी वो उंगलियों पर काउंट कर सकता है, और उसे काउंट करना होगा। तो यदि कोई सामने जगह, यदि यहाँ पर सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं तो और उन्हें काउंट करना, तो क्या करेगा, ये सब चीज़ें गिरी पड़ी है यहाँ पर सामने, अंधा बच्चा, उन्हें काउंट करना होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक लेगा, एक इसे साइड कर देगा, उठाकर साइड में रख देगा, दो इसे साइड में रख देगा, तीन से साइड में रख देगा, इन सबको लेफ्ट साइड में जो है रखता चला जाएगा और इन्हें काउंट करता चला जाएगा। तो उसे यहाँ दिक्कत नहीं है, सेकंड ऑप्शन होगा नहीं आपका। छोटे छोटे जोड़ तोड़ का संचालन करने में कठिनाई, ऐसा भी नहीं। अगर उसे अगर अंधा बच्चा है तो क्या, उसे मैथ तो आता है, उससे आप बोलोगे 20 + 30 कितना होता है तो बता देगा 50 होता है। आप बोलोगे उसे 45 + 95 कितना होता है तो बता देगा 135 होता है। ठीक है, तो बच्चे को दिक्कत यहाँ नहीं है। ठीक है, बच्चे को दिक्कत यहाँ समय बताने में दिक्कत होगी, और जो तथ्य को बनाए रखने में कठिनाई होगी, क्योंकि तथ्य को बनाए रखने में उनको बार बार अगर आप सुनकर याद कर रहे हो तो बातें करेंगे, लेकिन यदि आप देख कर सीख रहे हो तो ज़्यादा आप इफेक्टिव तरीके से सीख पाओगे। तो इसलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी तरीका है। तो बताइए, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का सबसे एक प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। तो देखो, इनसे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। तो आपका जो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। जियो बोर्ड पे देखो आप ना कुछ कील ठुकी होती है, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो, और कीलों पर ही आप जो रबड़ का जो बैंड लेकर रबड़ का बैंड लेकर आप आकृति बना सकते हो। जैसे 4 कीलों में आपने रबड़ बैंड अटका दिया तो क्यूब हो गया, ऐसे अटका दिया तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, है ना। तो यदि आपको ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ पर 3 कील है और यहाँ पर 1 कील है, इसमें अटका दिया तो यहाँ पर आकृतियों को और उनकी विशेषता को जानने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन वो ठीक होगा, और थर्ड ऑप्शन नहीं होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता का निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शन करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। रोजमर्रा की भाषा गणितीय स्थिति, तो ये आंसर में है, इसको कट कर देते हैं। पहला ऑप्शन आपका रोजमर्रा की भाषा, ठीक है, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। फिर गणितीयकरण की स्थिति, फिर हम एक बच्चे को वर्बली जो है सिचुएशन देना सीखते हैं, जब बच्चा डेली लाइफ से रिलेट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बुक्स में क्या देते हैं, डेली लाइफ के तो एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम उससे जो है एक स्थिति दे देंगे कि भाई तुम्हारे पास इतने पेन है, इस पेन के 60% आपने जो है पेन खत्म कर दिए, खर्च कर दिए, इतने कर दिए। ठीक है, तो ये दूसरे तरीका है। पहले लेवल पर आप ऐसे सिखाओगे, दूसरे पर ऐसे सिखाओगे, तीसरे पर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, अब आप इसे भाषा के रूप में दोगे। और चौथा प्रतीकात्मक होता ना, आप ऐसे करते हो जो कि 5 / 13 - 4 + 60, है ना, ये ब्रैकेट में है, फिर इसके बाद फिर डिवाइड बाय 5, फिर ये भी ब्रैकेट में है, फिर और ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर क्यूब है या स्क्वायर है। तो क्या है,
हमने बच्चे को क्या किया, प्रतीकों में दे दी, प्रतीक तो है, अब बच्चा इनको सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है क्योंकि सीक्वेंस सही होता है, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है, और सब आपके गलत होंगे। ठीक है, आप इनका सीक्वेंस याद रखिए, आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन देखो बड़े छोटे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि यदि आपको पता है ना, कॉन्सेप्ट पता है, तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो आप उसको धड़ाक से आंसर लगा दोगे। तो देखते हैं पहला ऑप्शन जो क्वेश्चन है आपका, मतलब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, गणित में परिक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों, आकलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलापन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है, ये पीछे चला गया, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर होता, गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है, तो किसकी ओर संकेत करता है, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। देखो ऐसा नहीं है, एक ही जो टॉपिक है और उससे आप विभिन्न तरह की समस्या को समाधान की योग्यता विकसित करना चाहते हो तो बच्चा नहीं कर पाएगा। भाई जब एक से करना होता तो हम यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर क्यों रखते हैं, हम रेशियो रख लेते हैं, है ना, हम बच्चे को डिवाइड क्यों सिखाते हैं, हम प्लस से ही काम चला लेते या मल्टीप्लाई से काम चला लेते या माइनस से काम चला लेते। तो पहला ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। समान निपुणता के साथ, देखो अब समान निपुणता के साथ गणित, अंकगणित, ज्यामिति की समस्याओं को, अब ये जरूरी नहीं कि सब बच्चे की समान ही निपुणता, मतलब हर बच्चा अंकगणित में सेम परफॉर्मेंस कर रहा हो, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन है आपका एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तो देखो कोई प्रॉब्लम है बच्चे के सामने, एक मेथड से नहीं निकल रहा, एक तरीके से नहीं निकल रहा, तो आप अलग अलग मेथड डालोगे, अलग मेथड डालोगे। जैसे रेशियो में क्या होता है, हम रेशियो में सिर्फ हम रेशियो के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है रेशियो के क्वेश्चन में परसेंटेज भी देता है, रेशियो के क्वेश्चन में हम एलिगेशन का यूज भी करते हैं कई बार। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है आपका सी ऑप्शन जो है ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा, परिशुद्धता के साथ समस्या को समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। सभी चरणों को लिखने की योग्यता जरूरी नहीं है भाई, आपको देखो आप स्टेप बीच में कट भी कर सकते हो जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। आप पेपर में ये तो करते हो, आप पूरा सोल्व थोड़ी करते हो, आप लगाते हो यहाँ पे ये वही इसके बराबर, इसके बराबर हुआ, आंसर आ गया, ठीक टैग से आप लगा देते हो, यहाँ पर डी ऑप्शन भी नहीं हुआ, सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानसिक गणित गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं, मानसिक गणित गतिविधियां महत्वपूर्ण, मतलब आप माइंड में ही जो है कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि यार निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। पहला ऑप्शन है मानसिक गणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन मतलब उनका प्रोसेस के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश कर, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 15 प्लस 30 प्लस 49 प्लस, है ना, आप इसको माइंड में ही प्लस कर सकते हो यदि आपने प्लस करना सीखा, मतलब सीखा तो होगा, लेकिन आप माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप बोलोगे 4 8, है ना, फिर यहाँ पे अगर 5 लगा तो 8 और 9 मतलब 8 और 5 कितना आपका 13 हो गया। ठीक है, तो 130 हो गया यहाँ पर। फिर बाद में आप लिखोगे 5 4 मतलब 9 4 14 और 14, तो यहाँ पर 14 हो गया, तो आप जोड़ दोगे 4 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, तो आपका 144 यहाँ पर आपका जो है आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, आप इसे माइंड में भी कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा और ऑप्शन आपके गलत होंगे कि एल्गोरिथम की बात की गई है, हम बच्चों को ये पेपर पेंसिल की भी बात नहीं करनी, है ना, और क्या यहाँ पर परिकलन में परिशुद्धिकरण ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किसी मतलब क्षेत्र में समस्या है। तो किसमें समस्या बच्चे को, देखो बच्चा ना क्या नहीं कर पा रहा, बच्चा संख्याओं के बीच में, संक्रियाओं चिन्हों के बीच में, मतलब प्लस माइनस के सिंबल्स में नहीं कर पा रहा, संख्या को नहीं समझ पा रहा कि 2 लिखा है या 3 लिखा हुआ है, या तो ब्लर नजर आ रहा होगा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा, सिक्के में अंतर नहीं कर पा रहा कि 5 का सिक्का है 10 का सिक्का है, घड़ी की सुई छोटी बड़ी है, ये तो बहुत कॉमन होती है ना, इनमें भी अंतर नहीं कर पा रहा कि मोटी है छोटी है बड़ी है। तो क्या है बच्चे को दिखने में दिक्कत है, तो यहाँ पर जो दिखने से संबंधित है वो आपका सी ऑप्शन है। ये आपका जो है मैथ पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने मैथ पेडागोजी के 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करे हैं, और मैं डेली इस चैनल पर जो है आपकी जो है 6 बजे एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो
और 6:30 बजे आपकी जो है एक पैडागोजी की वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्टेट टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको जो है टीचिंग से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी की जो है तैयारी करा रहा हूँ। और यदि आपने इस चैनल पर जो है इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आपका जो अभी टाइम मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका पोस्टपोन हो चुका है, जहाँ तक मुझे पता है कि आपका जो CTET का एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, आपको वो टाइम मिल चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।